नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या राजनीति है और क्या गजब की राजनीति है। संघ ने दिखाया कि तुम बीजेपी वालों राजनीति करते हो, लेकिन असली राजनीति करना तो हमें आता है। संजय जोशी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। केपी मलिक जी ने कहा कि फाइनल कह दिया संघ ने, सिर्फ और सिर्फ संजय जोशी। अब क्या करेंगे मोदी और अब क्या करेंगे शाह। गुजरात लॉबी फंस गई और प्रधानमंत्री जी क्या घबरा गए हैं। जो पाकिस्तान से भारत जब जीता है तो इतना ओछा ट्वीट कर दिया। राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बातचीत में उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप 4 PM यूपी सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक जी आपका। भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया, युद्ध में नहीं मतलब मैच में रौंद दिया। अच्छा है, हार जीत चलती रहती है। भारत के लिए ये गौरव का दिन था कि हम लोगों ने एशिया कप जीता, लेकिन वहां नाटक शुरू हो गया। जो खिलाड़ी बंद कमरे में पाकिस्तान के मैनेजर और सबसे हाथ मिला रहे थे, वो वीडियो वायरल हो रहा है। फिर शायद ऊपर से कहा गया कि भाई नाटक करना है, अब वहां हाथ नहीं मिलाना। मतलब खेलने गए क्यों थे आप? पहली बात तो खेलने गए थे तो हाथ मिलाने में क्या समस्या हो जाती। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये शेर उन्होंने वहां पे लगभग चिरताज कर दिया। चलो, ये खिलाड़ियों की बात थी, कूटनीति की बात थी, ड्रामे की बात थी, सही थी। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ओछे किस्म का ट्वीट कर दिया। ओछा शब्द मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से। मुझे प्रधानमंत्री के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो ट्वीट था वो था इसी तरह का। देश का 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री खेल पे ऑपरेशन सिंदूर जोड़ रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़ गए लोग कि ये जो ड्रामा था पहलगांव का, या जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आपकी फ्लॉप शो था, उसको खेल के मैदान में इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। मेरा सवाल यह है केपी मलिक साहब, क्या उस ट्वीट को करने की जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री पे दबाव बन रहा है बहुत? प्रधानमंत्री परेशान है बहुत? कारण क्या है? उन्हें इस तरह का ट्वीट की उम्मीद नहीं थी। उनकी टीम है पूरी, देखती पड़ती है, उसके बाद ट्वीट किया जाता है। आपका क्या मानना है? धन्यवाद संजय जी। बात यह है कि आज आपने अपना एक पुराना डायलॉग नहीं बोला है कि जब किसी का समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट जाता है। अब आप मुझे बताइए कि यही नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम इनको 2012 के बाद देखें, 12 देखें, 13 देखें, 14 जब ये प्रधानमंत्री बने तब देखें, तो इनका समय इतना अच्छा शुरू हुआ था कि विरोधी सोच ही नहीं सकता था कोई इनके विरोध में एक शब्द बोलना। और इस अगले 10-12 साल में ये जिस पत्थर पे हाथ रख देते थे वो सोना बन जाता था। और आज इनका 2024 के बाद इनका सितारा उल्टा हो गया है। अब ये किसी सोने के पत्थर पे भी हाथ रखते हैं तो वो पत्थर हो जा रहा है। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से इस क्रिकेट के मैच को जोड़ रहे हैं, और हरकतें देखिए कितनी छोटी छोटी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के किसी एक चीज को मत देखिए संजय जी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो रात को ढोल ढपड़ा बजा के पार्लियामेंट में हमें एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ा था और 2016 में कहा था कि दूसरी आजादी देश को मिलने जा रही, और जीएसटी के रूप में हमें दूसरी आजादी मिली। और लूट होने के बाद में अभी हमें लूट से कुछ दिन पहले मुक्त किया गया। क्यों मुक्त किया गया? कि मुरली मनोहर जोशी ने 70 पेज की रिपोर्ट पेश कर दी और उसकी भनक इनको लग गई, और लाल किले की प्राचीर से इन्होंने घोषणा कर दी जीएसटी वापस लेना और दिवाली का बोनस देना। और इन्होंने दिवाली का बोनस 15 अगस्त को ही दे दिया था, भले ही दिवाली अभी आने में 20 दिन है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मैं जो बोल रहा हूं आपको कि जैसे अभिमन्यु गिर गया था युद्ध में, कोई रास्ता उसको समझ नहीं आया, उसने रथ का पहिया उठा लिया था। अब अभिमन्यु से भी इनकी तुलना करना मुझे लग रहा है कि ये अभिमन्यु का अपमान है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज चौतरफा जिस प्रकार से ये गिर गए, संजय जी आप याद रखिएगा, आपके चैनल पे मैं चीजें बोल रहा हूं, कई सारी चीजें पहले भी बोली हैं जो सत्य सिद्ध हुई हैं। ये इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है वांगचुक की गिरफ्तारी करके। वांगचुक, आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप किसी को पार्टी में ले रहे हैं, आप किसी के यहाँ सीबीआई भेज रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं, इनकम टैक्स भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ चोरी चकारी की है, कुछ हेरा फेरी की है, इसलिए उसका रिएक्शन इस प्रकार का नहीं आया है।
वांगचुक को हमसे और आपसे अच्छे ये लोग जानते हैं कि वो कौन है, क्या कर रहा है, देश के लिए क्या योगदान उसका है, और देश की सीमा पे इस प्रकार का माहौल बनाना कितना खतरनाक है। तो अब आपको मानना ये चाहिए कि इनका अंतिम समय आ गया है और अब ये हाथ पैर मार रहे हैं। जैसे पानी में आदमी जब डूबने लगता है बचने के लिए वो कुछ भी करता है, तैरना तो वो जानता नहीं है लेकिन उल्टे सीधे हाथ पैर मारता है, और अगर वो नॉर्मल लेटा रहेगा तो उसको डूबने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हाथ पैर मार के वो 30 सेकंड में ही डूब जाता है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। आप देखिए, अभी इन्होंने मन की बात में 11 साल से आप मन की बात का आनंद ले रहे हैं, वो सिर्फ एक तरफा मन की बात होती है, वो इनके मन की बात होती है, वहां जनता के मन की बात होती नहीं है। उस मन की बात में कितनी सारी फुटेज इस बार संघ खा गया और संघ की तारीफों के पुल बन रहे हैं, 100 साल संघ को हो जा रहे हैं। ये शायद वही संघ है जो संघ के 7 दूसरे संगठन थे, किसान संघ था उनका, भारतीय मजदूर संघ था, विश्व हिंदू परिषद था। ये तमाम संगठन कहां खा गए मोदी जी आप? ये जो किसानों की आवाज थोड़ी सी बुलंद करने के लिए आपका जो किसान संघ था, वो किसानों के हक में कुछ बोलना चाहता था, उसके नेताओं को आपने गायब कर दिया। आपने विश्व हिंदू परिषद के परवीन तोगड़िया को गायब कर दिया। आपने जो स्वदेशी जागरण मंच था, आज आप स्वदेशी 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 कर रहे हैं और आपने स्वदेशी जागरण मंच को खत्म कर दिया। तो आप अब कहां जा रहे हैं? आप एकाएक स्वदेशी का क्या भूत सवार हो गया आपके ऊपर? तो मैं ये कह रहा हूं, आज ये चौतरफा गिर चुके हैं, चाहे आपकी अर्थनीति हो, चाहे आपकी विदेश नीति हो, चाहे आपकी राजनीति हो, आप चौतरफा गिर चुके हैं और अब आपकी जुमलेबाजी कहीं नहीं चलने वाली है, इसलिए आप ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरा सवाल आप संजय जी पूछे, उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि पूछेंगे जरूर वो चीज भी आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि हमारी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए भारतीय जनता पार्टी का, संघ मान नहीं रहा है। तो अगर आप इतने ही ताकतवर होते अभी तक आप अपनी पसंद का बना लेते। नड्डा जी भी तो आपकी पसंद के बनाए हैं, संघ कुछ नहीं उखाड़ पाया था आपका, तो आप अपनी पसंद का बना नहीं पा रहे। जब एक सहमति बनी संघ की कि वसुंधरा राजे को बना दिया जाए, शिवराज चौहान को बना दिया जाए, राजनाथ को बना दिया जाए, गडकरी को बना दिया जाए, तो आपकी फूंक निकलने लगी। वसुंधरा राजे ने मना कर दिया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है केंद्र में जाने का, मुझे तो कमान दीजिए राजस्थान की। शिवराज चौहान ने कहा मैं तो मुश्किल से यहाँ आ गया हूँ, फंस गया हूँ, मुझे वापस मध्य प्रदेश भेज दीजिए भागवत जी। फिर बचे गडकरी जी। गडकरी जी ने कहा हम तो आपके शरण में हैं, हमें तो आप थुकवाते रहते हैं, हमें तो पिटवाते रहते हैं, अब जो मर्जी है करवाइए। तो उनका जैसे ही नाम आगे बढ़ा, वो जो है जो पुरानी फाइल थी उसको झाड़ पहुंच के ले आए और फिर शुरू डुगडुगी बजनी शुरू हो गई गडकरी की कि एथनॉल में लूट लिया है गडकरी ने, गडकरी के लड़कों ने एथनॉल में लूट लिया। एथनॉल की 300 कंपनियां हैं करीब, वो नहीं लूट रही हैं, खाली गडकरी के लड़के लूट रहे हैं। क्या एथनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है बिना पेट्रोल मंत्रालय की सहमति के मिलाया जा रहा है? क्या जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, जहां कार की पॉलिसी बनती है, नए इंजन की पॉलिसी बनती है, उनका कोई लेना देना नहीं है, खाली गडकरी पेल रहे हैं सब जगह। तो गडकरी को टारगेट किया जाए ताकि इनका दिमाग ठीक हो और ये भाग खड़े हो और मना कर दें कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है। तो एक हिसाब से तो गडकरी जी ने मना ही कर दिया, तो बचते कौन है? बड़े वाले क्रांतिकारी, और उन क्रांतिकारी का नाम क्या है? संजय जोशी। तो अब आप संघ ने कहा भाई हमारे सारे पत्ते फेल हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास एक मठाधीश है, उनका नाम है संजय जोशी और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अब ये फंस गए चौतरफा, और वो बनेंगे तो क्या करेंगे, और वो जो करेंगे वो हम और आप बेहतर, हमसे आपसे बेहतर ये लोग जानते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये छोटी से छोटी जगह, चाहे वो आपका भारत पाकिस्तान का मैच हो, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वो दूसरा कोई प्रोग्राम हो, ये उसमें लगे पड़े हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन दिल्ली में होना है, वहां भी प्रधानमंत्री जी जाएंगे। वहां दिल्ली की मुख्यमंत्री या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा काबिल नहीं है कि जो उद्घाटन उसका कर दे, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे। सब मौके इनको चाहिए। बिहार में इनको महिलाओं की बड़ी अच्छी याद आ गई है,
क्योंकि बिहार में ही है महिलाएं, बाकी देश में तो है नहीं। तो वहां जो है नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे थे काम, तो 10,000 रुपए भाई साहब जाके बांट आए। 10,000 रुपया दे दिया सबको, 10,000 रुपया आपको दे दिया है, अब वोट की तैयारी कीजिए। और सत्ता में ना आने पाए नीतीश कुमार, ये लालू यादव के लड़के जो है तेजस्वी या राहुल गांधी सत्ता में नहीं आने पाए, आप ये याद रखिए, क्योंकि हमने 10,000 रुपया दिया आपको। तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या आपने 10,000 रुपया दिया इसलिए हमें वोट दीजिए आप? तो आप वोट खरीद रहे हैं। तो अब ये चौतरफा गिर गए, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए नई नई चीजें ढोके लाएंगे। संजय जी, मैच पहले भी पाकिस्तान के साथ होते रहे हैं, पहले भी कलाकार फिल्मों में आते रहे हैं पाकिस्तान से। हमारे फिल्मी गायक हो, संगीतकार हो, कलाकार हो, पाकिस्तान जाते रहे हैं। कपूर फैमिली लगातार पाकिस्तान के टच में रही है। बहुत सारे लोग लाहौर से आके दिल्ली में और मुंबई में स्टैब्लिश हैं जो फिल्मों में काम करती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनको अपनी राजनीति करनी है। क्या हिंदू मुस्लिम पहली बार भारत में काम कर रहे हैं क्या? क्या पहली बार हो? लेकिन आपको मुद्दे को घुमा के उसी पे लाना है, उसी से आपकी राजनीतिक रोटियां सिकती हैं, इसलिए घेर के बार बार इस मामले को यहां लेके आते हैं। जी अच्छा केपी मलिक साहब, ये तो आपका विश्लेषण बिल्कुल ठीक हुआ। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर संजय जोशी बन जाते हैं पार्टी के अध्यक्ष, तो गुजरात लॉबी का तो बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, शायद उसी दिन पैक हो जाएगा। तो गुजरात लॉबी भी इतनी सीधी नहीं है, खासतौर से गुजरात लॉबी बेकार कर रहा हूँ, हमारे मोदी साहब और शाह साहब भी इतने सीधे नहीं है कि वो संजय जोशी को बन जाने दें। और मुझे लग रहा है संघ भी अब चाहता है कि अब मामला हो ही जाए। जेपी नड्डा ने जो कहा था हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो वो लाइन अब खींच ही ली जाए, पाला खींच ही लिया जाए। इन परिस्थितियों में अध्यक्ष का चुनाव कब तक टालेंगे ये लोग, कब तक नहीं कराएंगे? देखिए संजय जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपने खुद ही वो बात कह दी। आज मोदी जी संघ की तारीफें कर रहे हैं, मोहन भागवत जी के कसीदे कर रहे हैं, अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहे हैं। अंग्रेजी सर, हिंदी तो छोड़िए आप, अंग्रेजी में मोदी जी भागवत जी के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं सर। 11 साल में तो हुआ नहीं। मोदी जी नागपुर पहुंच गए साहब, और वही जेपी नड्डा है जो कह रहे थे कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं, हम इतने मजबूत हो गए हैं, तो फिर आज संघ की जरूरत क्यों है? ये इतने कमजोर हो गए हैं कि अब ये संघ के रहमो करम पे है, और संघ के रहमो करम पे आपको रहना है तो संघ की बात सुननी पड़ेगी। संघ की बात सुननी पड़ेगी तो संजय जोशी को बनाना पड़ेगा, और संजय जोशी अगर बनेंगे तो आपका हश्र वही होगा, झोला उठा के चलने वाला, और वो तो जाना ही है। आप कब तक रहेंगे? बात यह है कि आप कमजोर हो चुके हैं कई सारी चीजों में संजय जी। इनकी जो इन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, और इनको कभी उम्मीद नहीं थी कि हम इतने कमजोर हो जाएंगे। आप ये देखिए, मुरली मनोहर जोशी पिछले 11 साल से तो कुछ नहीं बोल रहे थे, एकाएक क्या उनको आकाशवाणी हो गई है कि उन्होंने 70 पेज की स्लाइड बना के रिपोर्ट पेश कर दी? क्या 70 पेज की रिपोर्ट एक दिन में बना दी उन्होंने? अकेले ने बना दी उन्होंने? तो उनके साथ कितने लोग होंगे? अभी उन्होंने 11 पेज की चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख दी, क्या हवा में लिख दी उन्होंने? ये जज्बा उनके अंदर कहां से आया है? ऐसे विरोधी लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं, पार्टी और संघ में उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कई लोग हिम्मत बोलने की कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये मुरली मनोहर जोशी ने मोदी जी के गले में घंटी बांधने का काम किया है, और उसको टन टनाटन बजाने का काम एक दो लोग कर रहे हैं, जैसे रूडी जी ने कर दिया। और इनके खास दोस्त, मोदी जी के खास सिप्पे सालार, जो 10 साल पावर एंजॉय किए दिल्ली में बैठ के, आर.के. सिंह जो पावर मिनिस्टर थे, अब तो वो भी इनके खिलाफ बोलने लगे। जब आपके इतने करीबी लोग, इतने करीबी नौकरशाह भी आपके खिलाफ बोलने लगे, तो समझ लीजिए कुछ बचा नहीं है। अब कल को जो आपके पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी जी, या रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वही आपके खिलाफ बोलने लगे, तो आप क्या कहें, अरे ये क्या हो गया? संजय शर्मा ने एक सड़क पे चलते हुए या कम पढ़े लिखे एक बच्चे को ब्रेक दिया कि आप आइए पत्रकार बने, और वो कल को संजय शर्मा को बताने लगे कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, संजय जो ने मुझे क्या कर दिया, मैं खुद, मेरी वजह से 4 PM चल रहा है। तो आप क्या करेंगे? आपको तो शौक लगेगा भाई। तो ये स्थिति ऐसी हो गई है, जिन नौकरशाहों को मोदी जी ने प्लेटफार्म दिया, उनको मंत्री बनाया, और वही आपके खिलाफ बोलने लगे, तो आप समझ लीजिए। संजय जी, मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं कि 3 दर्जन सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सवाल पूछ रहे हैं और जो इंतजार कर रहे हैं संसदीय दल की मीटिंग की। संसदीय दल की मीटिंग नहीं हो रही है भाजपा में,
भाजपा में आपने देखा था, अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप किस प्रकार से वोट डालेंगे, और प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे थे, कितनी देर बैठे थे, आपने तो देखा है। तो ये एकाएक बदलाव कैसे आ गया? तो इसलिए आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इतनी आसानी से होने देंगे, क्या ये चुप बैठ जाएंगे? जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो चुप तो बैठना ही पड़ेगा आपको। अरे भाई, कब तक आपके ईडी सीबीआई नौकरशाह सुनेंगे? वो तो तुरंत सुनना बंद कर देते हैं। सबसे बड़े मौसम विज्ञानी, राजनीतिक विज्ञानी तो नौकरशाह ही होते हैं, वही बदलते हैं। ये जो मैं आपको आर.के. सिंह का उदाहरण दे रहा हूं, कांग्रेस की सरकार में आर.के. सिंह गृह सचिव थे। उनको आभास हो गया था कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में कूदे थे। नहीं तो आर.के. सिंह की मुझे वो बयान भी याद है जो उन्होंने माइक पे दिए थे, रिकॉर्ड है कि आरएसएस जो है हिंदूवादी आतंकवादी संगठन है, भगवा आतंकवाद उन्होंने बताया था। उन्होंने अर्बन नक्सलवाद का शब्द गढ़ा था। ये वही आर.के. सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीर तलवार लेके चढ़े रहते थे और बाद में उसी पावर को एंजॉय किए, क्योंकि ये समझ गए थे कि अब कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो इसलिए नौकरशाह सबसे पहले पहचान लेता है। तो इनकी हमेशा नौकरशाह सुनते रहेंगे, हमेशा ईडी सीबीआई चुनाव आयोग सुनता रहेगा, ऐसा नहीं। तो ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। इस बीच में एक बड़ा मुद्दा यह हो गया कि आई लव मोहम्मद से एक विवाद शुरू हुआ। छोटी सी बात थी, लेकिन उसको ऐसी गोदी मीडिया ने हवा दी, ऐसी गोदी मीडिया ने हवा दी कि देश के अलग अलग हिस्सों में शुरुआत हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी भड़काऊ बयान आने लगे, संगीत सोम का बयान आई है। मैं जानना चाहता हूँ, ये देश में अचानक क्यों शुरू हुआ? 11 साल बाद इस तरह का कम्युनल माहौल शुरू क्यों हुआ? क्योंकि चुनाव में ही होता था, जब वोट मांगने होते थे तो प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर आपने वोट दे दिया तो वो मुसलमान आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, लेकिन चुनाव तक होता। अब अचानक माहौल बना कि कारण क्या है? ये वोट चोरी का मुद्दा बड़ा बन गया। राहुल गांधी ने पूरी दुकान बंद कर दी। ये समझ आ गया कि अब जनता जो है वो नारा देने वाली है, जेपी के मूवमेंट की तरह कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यह जैन जी, जो ये नौजवान पीढ़ी है, इसने बता दिया कि अब नहीं होगा, बहुत हो गया। अब हमें नौकरी चाहिए, अब हमें रोजगार चाहिए, मध्यम वर्ग को अब रियायत चाहिए। परेशान हो गया हर आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से। तो फिर सोचा गया कि पुराना हिंदू मुसलमान वाला कार्ड निकाला जाए। क्या लगता है आपको? संजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आप जो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, मैं आपसे 100% सहमत हूं। देखिए, देश में आज जैसा कि मैंने कहा, लद्दाख में, लेह में जो आज चल रहा है वो बहुत बड़ा इशू है। वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट बंद है, वहां कर्फ्यू चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, आसाम हो, मणिपुर हो, चाहे आप कर्नाटक का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश का मुद्दा ले लीजिए, चाहे बिहार का चुनाव का मुद्दा आप ले लीजिए, चौतरफा इनके ऊपर वार जिस प्रकार से हो रहा है। और ये जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में राहुल गांधी ने वोट चोर का बना दिया है, इसको जनता ने बहुत सीरियसली लिया है और ये मुद्दा हर व्यक्ति के जुबान पे आ गया है। तो इसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, इनके पास आखिरी एक हथियार है, जिस हथियार पे ये राजनीति करते हैं। आज भी वेस्टर्न यूपी उस दंश को झेल रहा है जो 2013 में हुआ था। ये संगीत सोम जैसे व्यक्ति का जो जन्म हुआ है उसी 2013 में हुआ है। सुरेश राणा, संजीव बालियान जैसे लोगों को, जो लोगों ने जानना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो यही लोग बने 2013 के बाद। उससे पहले तो कोई इनको जानता नहीं था। और अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर इनको कोई नहीं जानेगा। आज किस हैसियत में है संगीत सोम, अपना चुनाव हार चुके हैं। संजीव बालियान की स्थिति मेरे से अच्छा आप जान रहे हैं। सुरेश राणा गन्ना मंत्री रहते हुए अपना चुनाव जीत गए। हरिंदर मलिक जैसे आदमी जो कद्दावर नेता है, जो क्षेत्र के नेता है, जिनकी मान्यता हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, जाटो सब में एक साथ उनकी मान्यता है, वो आज सांसद है और उनका बेटा विधायक है। तो ये जताता है कि अब ये मामला नहीं चलेगा, ये बम फुस हो चुका है और अब ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आप जितना हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, और आप जब इसकी जानकारी करेंगे, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे कोई फौकीर रजा हो, ये कुछ चंद लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है। ये चंद जाहिल दोनों तरफ हैं,
कुछ इधर है, कुछ उधर है। उनकी तरफ से ये लोग फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन इन जाहिलों का अभी कुछ चलने वाला नहीं है और जनता समझ गई है। जनता अब असली मुद्दों पे आना चाहती है और ये जो आप जैन जी की बात करते हैं, इसको हिंदू, मुस्लिम और बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसको चाहिए रोजगार, इसको चाहिए नौकरी, इसको चाहिए साफ सुथरा काम। अगर आप वो नहीं देंगे तो अब ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरह आंदोलन खड़े हुए हैं, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और हर जगह कहीं ना कहीं एक युवा लोग सड़कों पर निकले हैं। उनको लग गया कि सिस्टम फ्लॉप हो गया है, सिस्टम खत्म हो गया है, मंत्री प्रधानमंत्री सब जेबें भर रहे हैं और सड़क पे निकल आए। भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी, गांधी जी का देश है, हमारे कभी हिंसा माहौल ना स्वीकार है समाज को, ना करना चाहिए। लेकिन जेपी का आंदोलन हमने देखा, हमने अन्ना का आंदोलन देखा, तो आपको लगता है कि जेपी और अन्ना के आंदोलन की तरह भारत में भी एक बड़ा आंदोलन इन सब विसंगतियों के खिलाफ खड़ा हो सकता है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी जिस तरह की गई, जिस तरह लोकतंत्र में आवाजें बंद करने का काम होता है, इस तरह देश का जनमानस क्या खड़ा हो सकता है भारत में, कभी लगता है आपको? देखिए संजय जी, जेपी का आंदोलन तो हमने सुना है या पढ़ा है, उस टाइम तो हम कॉलेज वगैरह में थे। लेकिन अन्ना का आंदोलन मैंने बहुत बारीकी से कवर किया है। मैं दिल्ली में था और लगभग रोज ही जाना रामलीला मैदान होता था। उस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ था, ये जाहिर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार को किस प्रकार से उखाड़ा जाए। वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था कांग्रेस के खिलाफ, मेरा ये मानना है। नहीं तो आप ये देखिए कि जिसको आप सुशासन की सरकार कहते हैं, दिल्ली में शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार जीरो पे आ गई और केंद्र में 10 साल की सरकार कांग्रेस की आउट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा माहौल था जो बनाया गया था, लेकिन इसमें कहीं भी हमने हिंसा नहीं देखी। और आपने देखा जब आमरण अनशन हुआ, अन्ना का आमरण अनशन हुआ और इन्होंने भी आमरण अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी अरविंद केजरीवाल ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों की कमेटी बनी थी, बाकायदा बातचीत हुई थी। कई लोग बीच में बातचीत करने के लिए स्वामी अग्निवेश और दूसरे लोग आगे आए थे और बातचीत लगातार चल रही थी। उसके बाद जो जो उसमें हुई चीजें वो आपके सामने है, लेकिन एक भी कहीं ना पुलिस की लाठी चली, ना कोई गोली चली, ना कहीं कोई इस तरह की घटना हुई। और लाखों लोग थे उस आंदोलन, उसमें कभी भी इस तरह का नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चला। लेकिन ये सरकार मान के ये चलती है कि ये आंदोलन चलता रहेगा और आपका कुछ बिगड़ना नहीं है। आप ये सोचिए, इनकी हिम्मत आप देखिए कि 13 महीने किसानों का आंदोलन चलता है, लगभग 750 किसानों की मृत्यु हो जाती है और इनकी कान पे जू नहीं रहता, क्योंकि इनको ये कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि हम तो दूसरे सिस्टम से चुनाव जीतते हैं, ये कहीं वोट दे ना दे इनसे कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। तो ये जो इनका घमंड था वो अब टूट चुका है। इसलिए अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अब डाइवर्ट करने के लिए मुद्दों को, ये यूपी और बरेली और इस तरह के मुद्दों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवा जिस तरह से जागरूक है और युवा जिस तरह से सवाल पूछ रहा है, उसके सामने ये पुराने मुद्दे, घिसे पिटे मुद्दे नहीं चलेंगे। और आज नहीं तो कल युवा सड़कों पे उतरेगा। और ये युवा कितना कंट्रोल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसके लिए अभी रिपोर्ट आना जरूरी है लद्दाख से। लद्दाख के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वहां गोली चलाने का आदेश किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग किसने लगाई, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो खुद ही इसकी जांच की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आशंका है कि कुछ लोगों द्वारा, तो अपने ही लोगों द्वारा तो कोई हरकत नहीं कराएगी इस प्रकार की। क्योंकि हमने किसान आंदोलन में देखा है कि बीच बीच में इस तरह की हरकतें की गई थी। किसानों को कभी आतंकवादी बताया गया, कभी उग्रवादी बताया गया, कभी कुछ बताया गया, कभी फर्जी किसान बताया गया, कभी उनको बताया गया कनाडा से आ गए, कभी कह रहे हैं विदेशी फंडिंग हो रही। इन्होंने तमाम जो है चीजें की और लोकल जो जनता थी उसको भी भड़काने का काम इन लोगों ने किया था। सारे पैंतरे उसमें आजमाए गए थे और वो चीजें बाहर आई थी, क्योंकि यहाँ नेशनल मीडिया था, देश की राजधानी थी। जो लद्दाख में हुआ है उसमें मीडिया में इतनी कवरेज नहीं हुई है। ये तो सोशल मीडिया और आपके जैसे चैनलों ने कुछ सच्चाई प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर ये ना हो तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो।
अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई इसकी सीबीआई जांच करिए, इसकी जांच करिए, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, गोली किन लोगों ने चलाई, कौन लोग मरे। संजय जी, उसमें एक व्यक्ति तो वो मरा है जो कारगिल की लड़ाई को लड़ने वाला फौजी था। फौजी भी क्या इस तरह की हरकत करेगा? क्या आप आशा करते हैं कि कोई फौजी इस तरह की तोड़-फोड़ की और आगजनी की घटना कर सकता है? फौजी तो देश के लिए जीता और मरता है, और आपने उसको गोली मार दी। तो ये गोली मारने वाले कौन थे, ये असली जांच का विषय है। जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं केपी मलिक जी, ये इन सब की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की। थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बात आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।